दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनोमिक्स इकोनॉमिक सर्वे स्पेशल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने पार्ट 1 इस वीडियो का डिस्कस किया था, जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस कर लिए थे। चलिए क्विक हाइलाइट्स जो है इसको कंप्लीट करते हैं आज। चैप्टर 9 से लेके 15 और जो आखिरी के कुछ और एडिशनल जो 16वां चैप्टर था उसमें जो ऐड किया गया था वो इसी के अंदर हम जो है कंक्लूड करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो टू यूट्यूब और जाके आप सर्च बॉक्स में क्या करेंगे, रुद्रनोमिक्स अगर सर्च करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, जहां पे वीडियोस में आपको जो है इस तरह का ये एक वीडियो दिखेगा, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की हाइलाइट्स। ये हमारा वीडियो का जो है ये पार्ट 1 था। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 वीडियो। ठीक है, तो आप जरूर जाके देख लीजिए एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल रुद्रनोमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है डेली द हिंदू एनालिसिस में एडिटोरियल भी डिस्कस करते हैं आपके लिए, जहां पे जो है बहुत की पॉइंट्स मेंस और प्रीलिम्स दोनों आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। चलिए, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9। तो ये हमने 1 से लेकर 8 जो चैप्टर्स हैं यहाँ तक डिस्कस किए थे। सर्विसेज और इंडस्ट्री पे हमने कल एंड किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे चैप्टर जो हैं आज अभी इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो 9 चैप्टर क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट इन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, कैपेसिटी एंड कम्पेटिटिवनेस, इसके ऊपर जो है ये बात करता है। फिर स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में चैप्टर कहता है कि देखिए, सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ऐसा वाला सरकार का बजट के अंदर खर्चा जो कि किया जाता है किसको क्रिएट करने के लिए, किसी न किसी सरकार के एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि सरकार को फ्यूचर में रिटर्न्स कमा के देते हैं। यानी कि सीधी बात के सरकार को किसी न किसी तरीके से इनकम जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पोर्ट कंस्ट्रक्ट किए, रोड कंस्ट्रक्ट किए, तो वो जो है कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, सरकार के पास टैक्स का पैसा कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो सरकार इसमें कह रही है कि देखो, ये जो है स्टेडिली इंक्रीज हुआ है सिंस FY 2014-15। FY 15 लिखा है यहाँ पे, तो मतलब 2014-15 जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था उससे। अच्छा, ये एक यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है सर्वे के द्वारा। वो कीवर्ड क्या है दोस्तों? स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब है एक्सट्रीम, मतलब लगातार। ये देखो 3.27, 3.85, 4.5, 4.54 लगातार जो है ये बढ़ता गया है। यहाँ से एक बार भी जो है नीचे गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब है लगातार बढ़ा है, कंटिन्यूअसली बढ़ा है, स्टेडिली बढ़ा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बढ़ा है। और ये ना ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड जो है वो हमेशा आपको एक कॉशियस अप्रोच के साथ में थोड़ा समझदारी से ऐसे कीवर्ड्स को देखना चाहिए अगर एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। यूपीएससी कई दफा ऐसा ना प्रीलिम्स में कर देता है कि वो पूछ लेता है कि स्टेडिली था क्या? तो स्टेडिली जब भी आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको थोड़ा और सतर्क होके सोचना चाहिए वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेडली इंक्रीज हुआ है सिंस। अच्छा, ये भी कब से ध्यान में रखने वाली बात है? 2014-15 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2014-2015, यहाँ से जो है ये स्टेडली इंक्रीज हुआ है टिल दिस पॉइंट FY 25-26। ठीक है, पहली बात। और कहां तक गया है? 15.48 लाख करोड़, 15 ऑलमोस्ट 15.5 लाख करोड़ आप कह सकते हैं जो इंक्रीज हुआ है। चलिए फर्दर देखिए, इसके बाद बताता है सर्वे, इंक्रीज इन प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय PPP, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में सरकार प्रोजेक्ट बनाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एक साझेदार बनाया जाता है। उसकी अप्रेजल कमेटी ने जो है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिला, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तकरीबन 8,890 करोड़ रुपए जो है ग्रांट हुए थे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी ये बढ़ के हो गई 1,04,686, 1,04,686 करोड़ रुपए। ये FY 26 नवंबर तक का डेटा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 6 से बढ़ के पहुंचे 28। इसमें भी क्या स्टेडीली इंक्रीज है? हाँ जी। इसमें भी क्या स्टेडीली इंक्रीज है? हाँ जी, बिल्कुल स्टेडीली ही इंक्रीज हुआ है। चलिए फर्दर, फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर सर्वे का ये चैप्टर जो है नौवां चैप्टर हमारा बोलता है कि चाहे टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क हो वो बढ़ा, 60% इंक्रीज इसमें देखने को मिला। अब हम कहाँ पे हैं? 1,46,572 इतनी जो है किलोमीटर की लेंथ हो गई FY 25-26। ये दिसंबर जो बीता है अभी 2025 का, तब तक का डेटा है। ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर में 10 गुना जो है 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ। एट कहाँ स्टैंड करते हैं? 5364, 5,364 किलोमीटर। फिर एवरेज कमीशनिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क पर ईयर, ये भी बढ़ा, कितना हुआ? 3,118 किलोमीटर जो है, एज कम्पेयर टू ये 2004 से 14 में कितना हुआ था? केवल 1499 किलोमीटर। फिर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें भी जो है क्या दिखाता है ये?
मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड रिकॉर्ड कार्गो परफॉर्मेंस, तो इसमें देखिए ये FY15 और ये FY 2025 का प्रोविजनल डेटा। तो कैपेसिटी हैंडल जो की पोर्ट्स हैं उसमें भी इंक्रीज हुआ और टोटल कार्गो जो है वो 1602 MMTs, मिलियन मेट्रिक टन। देन रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर वेसल टर्न अराउंड टाइम। देखिए टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई अगर मान लीजिए कोई जहाज आया, वो आपके जो है पोर्ट पे आके उसने डॉक किया, तो आपने उसको पोर्ट पे कितना टाइम जो है लगाया अनलोड करने के लिए और उसको वापस जो है रिटर्न कर देने के लिए। तो वो टाइम जितना कम हो उतने ऑपरेशन जो हैं वो एफिशिएंट ज्यादा होते हैं, उतनी उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम होती है और आपके पास रिलेटिवली स्पेस फ्री होता है कि आप और फर्दर जो दूसरे कार्गो शिप्स हैं उनको भी जो है डॉक करवा के वहां पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सारा काम कर सकते हैं। तो उसमें देखिए ये FY15 में दिखाता है कि 43.44 आवर्स से कम होके आया 30.08 या ऑलमोस्ट कह सो बस 30 आवर्स के इतने टाइम में जो है कंटेनर वेसल टर्न अराउंड टाइम। देन कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो इनलैंड वाटर यानी कि देश के अंदर ही, तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला। देखो ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है ये ना, एक तो जो है कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर हम रेल रोड फ्रेट से कंपेयर करें कि रेल के थ्रू अगर आप भेजते हो या अगर आप रोड्स के थ्रू ट्रक्स के थ्रू भेजते हो और इनलैंड है ना, तो इसमें जो है पानी वाला रास्ता जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो ये बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुंचा, 18 मिलियन मेट्रिक टन से MMT से 146 MMT 2024-25, और ये 2013-14 का कंपैरिजन किया सर्वे ने। चलिए फिर आगे सर्वे बात करता है पावर सेक्टर की। तो देखिए पावर सेक्टर का एक समय था बहुत बुरा हाल था, पर्टिकुलरली 2000 जब हम 11, 12, 13, 14 इन सालों की बात करते हैं तो पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो बैंक्स के लोन्स में डिफॉल्ट और NPAs का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो पावर सेक्टर था उस समय में। तो आज की डेट में देखिए पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है। हाँ ये देखिए ये नीचे जो एक आंकड़ा दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दिखाई पड़ रहा है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखो FY2014 की बात कर रहा है जो मैं आप लोगों को अभी बात बोल रहा था कि तकरीबन 70,000 करोड़ का नुकसान में ये जो है पावर सेक्टर बैठा हुआ था। आज की डेट में ये 2700 करोड़ प्रॉफिट में बैठा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड है। इसमें जो है आप कह सकते हो कि बैंक्स को बहुत राहत मिली होगी कि हाँ ठीक है हमारे वो अब लोन्स जो है वो कम से कम डूबने से आगे बच जाएंगे। ठीक है, फिर कैपेसिटी एडिशन इन पावर सेक्टर जो है जनरेटिंग कैपेसिटी में भी एडिशन हुआ है। ये FY26-25 के जो आंकड़े हमें दिखाते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो कैपेसिटी है इसमें भी एडिशन ये दिख रहा है आपको 60,260, और यहाँ पे 40,938। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से लगाया गया है। फिर इंप्रूवमेंट इन डेली एवरेज पावर सप्लाई इन नंबर ऑफ आवर्स जो दिखाई पड़ती है कि FY14 और FY24-25 इसके अंदर यहाँ पे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 12.5 घंटे के करीब बिजली आया करती थी, अब यहाँ पे ये पहुंच के बढ़ के जो है पहुंच गया है 22.6 आवर्स। अर्बन ग्रामीण शहरी इलाकों में जहाँ 22 घंटे था तकरीबन ये अब पहुंच गया 23.5 घंटे। तो दोनों में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है हमें। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर बात करता है ये चैप्टर फर्दर के जो डिजिटल लैंडस्केप है उसमें क्या प्रोग्रेस है। तो देखिए एक तो सबसे पहले ऊपर ही सबसे पहले बात कर रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट की। भारत नेट प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट है जहां पे हम सारी की सारी 2.5 लाख जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, इन ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का जो हमने सपना देखा था, उसके चलते भारत नेट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। देखो मोबाइल इंटरनेट जो है उस वो उतना स्टेबल नहीं होता, उसकी स्पीड उतनी नहीं होती और कई दफा जो है नेटवर्क से बहुत इश्यूज होते हैं। तो क्या किया था इसीलिए कि जो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, उसके थ्रू जो है कनेक्ट किया जाए। तो इसमें देखो ये कलर कोडिंग क्या है, ये दिसंबर 2023 का है, उसके बाद येलो वाला 2024 का, और ये जो लाइट ब्लू है ये 2025 का डेटा है। तो इसमें देखो आज की डेट में जो 2025 में दिसंबर 2025 जो भी खत्म हुआ पिछला दिसंबर का महीना, उसमें दिखाता है कि 2.25 लाख 2.15 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको ऑलरेडी कनेक्ट किया जा चुका है। कितने लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो ले डाउन की गई है, 6.95 लाख किलोमीटर, ये वाला डेटा। और लास्ट में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है इन लाख, अगेन 14.07 लाख हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है, इतने कनेक्शन जो है वो पहुंच गए हैं इस बीते दिसंबर के महीने तक। चलिए फिर एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम एक्सेस, इसमें टोटल कनेक्शंस अर्बन एंड रूरल दोनों में इंक्रीज देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 555 से 689
एंड सिमिलरली रूरल में भी 377 से 541, और ओवरऑल टोटल कनेक्शंस ये यहाँ पे 933 मिलियन से बढ़ के पहुंच गए 1231 या 1232 मिलियन ओवरऑल भारत में। देन इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिला है 101.102 मोटा मोटा मान लो 102 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस, और ब्रॉडबैंड के 99.56 कनेक्शंस। ठीक है, ये सारा ये सितंबर तक का डेटा है। बट हाँ, दोनों में ही क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं? हाँ जी। दोनों में ही क्या पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली। चलिए फर्दर सर्वे बताता है अफोर्डेबिलिटी ड्राइविंग सर्ज इन मंथली डेटा कंजम्पशन। के डेटा जो है वो कहा, हम देखो भारत में कहते हैं कि डेटा ना इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड जो अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। तो इसमें क्या दिखाता है? एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन पर सब्सक्राइबर पर जीबी वायरलेस। इसमें जो है ये देखो यहाँ पे हमने कहा पहुंचा है इन लाख 8.27, राइट। एंड उसके बाद के अफोर्डेबल बनाया इसको। एंड फर्दर एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन पर वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर ये बढ़ के पहुंच गया 25.24 जीबी, मतलब तकरीबन तकरीबन 25-26 जीबी के बीच में। फिर देखो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, सर्वे लिखता है कि दूसरा जो नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट कवर कर रहा है ये कि ओवर 81% रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनके पास अब जल जीवन मिशन के तहत उनके हाउस होल्ड में ही जो है टैप्ड वाटर जो है वो अवेलेबल करवाया गया। ये जो आपको ये दो नीचे मैप्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ये जल जीवन मिशन डैशबोर्ड का डेटा सर्वे ने ऐड किया है। तो ये 15 अगस्त 2019 और ये कंपेयर करता है 1 दिसंबर 2025 के दौरान। तो यहाँ पे तकरीबन 3.2 करोड़ था और ये अब 15.76 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो है उनके पास ये पानी है, ठीक है। चलिए फर्दर आगे देखते हैं क्या कहते हैं सर्वे। अब देखो चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज क्या कहता है? एक ऐसा भारत बिल्ड करना है जो रेजिलियंट हो, कंपेटिटिव हो और विकास से विकासशील हो, डेवलपमेंट ड्रिवन हो, मतलब विकास से जो है ड्राइव हो, है ना, विकास के पथ से। तो डेटा डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर कहते हैं, देखो सबसे पहली बात तो कि रिसोर्स इंटेंसिटी चैलेंज किसका? रीन्यूएबल एनर्जी का। तो इसमें देखो सोलर पावर विंड पावर दोनों की बात करता है कि इसमें एनर्जी जो हमारे पास दिखाई पड़ती है, मटेरियल्स अलग अलग रिक्वायर्ड हैं, जो सिल्वर, पॉलीसिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इसमें कॉपर मेजरली विंड पावर में पर गीगावाट, है ना। तो इनको स्केल करने की बात कर रहा है। फर्दर क्या कह रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड और इसमें ट्रकलोड एनर्जी, इसमें सिल्वर 4625 MWH और एल्यूमिनियम जो है वो देखो कितना ज्यादा है। एंड कितने हाउस होल्ड पर ईयर जो है हम केटर कर पा रहे हैं ये सोलर एनर्जी के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्केलिंग रिन्यूएबल्स इज आल्सो मटेरियल्स माइनिंग एंड एनर्जी चैलेंज। इसीलिए देखो ना आप आज की डेट में जहाँ पे हम देखते हैं कि रिन्यूएबल्स के साथ साथ जो है रेयर अर्थ जो हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनकी यूटिलिटी जो है वो अलग अलग इन एरियाज में बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर जो है दुनिया में होड़ मची हुई है। तो इसीलिए फर्दर एनर्जी के अंदर ये बात करता है कि देखो चैलेंजेस वहां तो बहुत हैं, इसलिए हमारे पास जो है डाइवर्सिफिकेशन होनी एनर्जी के फील्ड में बहुत जरूरी है कि हम जो है सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए बात करता है न्यूक्लियर एनर्जी की। क्या कहता है? अ पिलर ऑफ इंडिया क्लीन एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि देखिए वी आर मूविंग अवे फ्रॉम कोल बेस्ड एनर्जी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। यूरोप ने जो है इसको लागू कर दिया है कार्बन टैक्स के नाम से। तो ट्रांजिशन जो है वो चाहिए, डिमांड उसकी जरूरत भी है और सिग्निफिकेंस जो है वो अपने आप में भी है। तो क्यों क्यों न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम उसकी तरफ क्यों बढ़े? उसके क्या सर्वे रीजन देता है कि एक तो जो है 24/7 क्लीन पावर जो लो कार्बन है, प्लस हेवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, रिलायबल है, एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और इंडस्ट्रियल यूज इसमें भी हेल्प करता है। देन फर्दर इसके लिए क्या बोलता है सर्वे के? नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जिसका अंतराल है 2025 ये 2026 का, तो 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किया गया था पिछले साल के बजट में 25-26 के। 5 हमने जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको इंडिजिनसली डिजाइन किया है, प्लस ऑपरेशनल हो जाएंगे ये बाय 2033। फोकस किसके ऊपर है? एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एंड क्लीन पावर सप्लाई को बढ़ाने के ऊपर, ठीक है। तो करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी ये वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना यहाँ से कई बार इस डेटा के ऊपर सवाल बन जाता है यूपीएससी के प्री के अंदर कि कितना जो है न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड अभी है और कितना जो है हम टारगेट कर रहे हैं। सो वी आर टारगेटिंग 100 गीगावाट बाय ये जो अमृत काल का एंड होगा, या आप कह सकते हो अमृत महोत्सव, इंडिया एट इट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का 100वां साल जो होगा हमारा। एंड अभी कहाँ पे है ये? 9,000 मेगावाट से थोड़ा भी नीचे है 8780 पे, ठीक है। और हम टारगेट कितना कर रहे हैं? 100 गीगावाट। तो अच्छा खासा इंस्टॉल करने की बात की जा रही है।
फिर शांति एक्ट जो है दिसंबर में पास किया गया, प्राइवेट और स्टेट पार्टिसिपेशन इनेबल करता है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। फिर ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क ऐड किया इसके अंदर, विक्टिम कॉम्पनसेशन उसके बारे में बात करता है, एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ये कहा गया कि ये एक लैंडमार्क कानून जो है न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए केंद्र लेके आया। चलिए फिर फर्दर इंडिया एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी पुश में क्या कहता है कि इसमें वी हैव पोजीशनड आवरसेल्व्स एज अ की एनेबलर फॉर रीनेबल इंटीग्रेशन, पीक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्स एडिक्वेसी, के हमारे पास संसाधन जो हैं हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख के चलेंगे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हों। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया विल रिक्वायर अराउंड 411 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज बाय 2031-2032। तो उस हिसाब से हमें देख के कैपेसिटी ऐड करनी है। देन पॉलिसी सपोर्ट में इसमें क्या कहता है कि अलग अलग चीजें जो हैं वो की गई, मार्केट एनेबलर्स एंड डिप्लॉयमेंट सपोर्ट जो है किया गया, ठीक है। तो ये सारा एज सच प्री के हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब प्री के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, पॉलिसी सपोर्ट में ये सब आप रीड कर सकते हो। चलिए फर्दर फिर रिसेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बारे में, अगेन ये कुछ स्कीम्स की ही बात करता है। जैसे ये बात करता है परिवेश सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब आपको अलग अलग जगह से जो है अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिजिटली एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग हो जाएगी। प्लस नेशन वाइड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, स्ट्रीमलाइन माइनिंग रेगुलेशंस, थर्ड पार्टी इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, जो इन्वायरमेंट रूल 2025 लेके आए गए ताकि क्लियरेंसेज जो है उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अपडेटेड ग्रेडेड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, बेटर कंप्लायंस इनकरेज करने के लिए। प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि रीयूज, रिन्यू, रीयूज एंड उसको चाहे आप डिस्कार्ड ना करें, राइट। फर्दर डीक्रिमिनलाइजेशन थ्रू द जन विश्वास एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप एक तरीके से कह लो कि कॉन्फिडेंस और इंक्रीज करने के लिए। एंड रैशनलाइज ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये सारा सर्वे दिखाता है कि हाँ ये रिसेंट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की है। फिर की माइलस्टोन जो सर्वे कहता है कि 17, 21, 22, 23, 25 में अलग अलग क्या क्या जो है अचीव करते चले गए हम। तो उसमें मेजरली ये बात करता है जो ग्रीन बॉन्ड्स शुरू किए। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि एक तरीके से ये डेट ही है, लेकिन ये डेट जो है मतलब डेट तो खैर ग्रीन बॉन्ड में, वैसे बॉन्ड तो डेट का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसमें बेसिकली ये पैसा जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे, तभी ये वर्ड सामने इसके ग्रीन लिखा जाता है, राइट। सो ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया सेबी ने, ठीक है। फिर उनके अप्रूवल्स वगैरह सारे हुए, और फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मेजर एक ब्रेक थ्रू था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया, जिसके चलते जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है वो इन लिस्टेड कंपनीज के लिए जो है वो धीरे धीरे उसका फ्रेमवर्क पूरा इन प्लेस जो है वो आ गया। तो ये दिखा रहा है ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, राइट। सो डेट सिक्योरिटीज अदर देन ग्रीन डेट बाय सेबी, राइट। तो ये ग्रीन पूरा मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए। चलिए देन नेक्स्ट 11 चैप्टर के हाइलाइट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, के क्या हमारे लिए काम सही से करता है और आगे फ्यूचर में क्या और चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके कुछ की अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है। अब डेफिनेटली देखो यार इकोनॉमिक सर्वे है तो सरकार की अच्छी अच्छी बातें तो बताई गई है ना, वो थोड़ी बड़ाई करेगा सरकार की। तो क्या बोल रहा है, एक्सेस जो है यूनिवर्सलाइज किया गया, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल एजुकेशन की, या फिर हायर एजुकेशन की बात करें। तो पहले इधर ये क्या दिखाता है स्कूल एजुकेशन के अंदर कि अचीविंग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बाय 2030, 25 करोड़ स्टूडेंट जो एनरोल हुए इन 14.7 लाख स्कूल्स सपोर्टेड बाय ओवर 1 करोड़ टीचर्स। फर्दर इधर हायर एजुकेशन में अचीविंग 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। तो ये टारगेट थोड़ा ना याद रखना कि ये किस हिसाब से टारगेट्स जो हैं वो सेट किए हुए सरकार ने। 4.46 करोड़ बच्चे जो हैं एनरोल हुए इन ओवर 70,000 इंस्टीट्यूशंस। GER इंक्रीज हुआ 27.1 से 29.5 19-20 से 2022-23 के दरमियान। फिर फर्दर इंक्लूसिविटी और इक्विटी की बात करता है कि 500 हॉस्टल जो है अप्रूव हुए अंडर PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। 2682 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है अपग्रेड किए गए, और तकरीबन 700 हॉस्टल सैंक्शन हुए अंडर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये स्कीम्स जो है ना, ये स्कीम्स थोड़ी
ध्यान में रखने वाली हैं, क्योंकि सर्वे मेंशन कर रहा है, हाइलाइट्स में अपने अचीवमेंट्स में गिना रहा है, तो सवाल हो सकता है पूछने इसके ऊपर। देन फर्दर मल्टीलिंगुअलिज्म के ओवर 3000 AI ड्रिवन इंटरैक्टिव ई कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, है ना, कि जो बच्चों की वर्नाक्युलर है, जैसे हो सकता है नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश और मे बी हिंदी, है ना, हो सकता है कोई कन्नड़ में कंफर्टेबल है, हो सकता है कोई तमिल में कंफर्टेबल है, कोई असमीज में है, कोई हो सकता है पंजाबी में है, कोई गुजराती में है, तो वो AI ड्रिवन जो है ओवर 3000 जो है ऐसे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए। देन डिजिटल स्टडी मटेरियल इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस अंडर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, है ना। चलिए, तो हमारी डाइवर्सिटी है तो हमें उसको सेलिब्रेट वैसे भी करना ही चाहिए। देन फर्दर आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, आप ये जो है आपके इसमें लर्न करने वाला है, मेरा समझाने वाला ज्यादा नहीं है। इंटरनेशनलाइजेशन 100% FDI जो है अलाउ किया इसके अंदर। फॉरेन 15 जो है 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को जो देर एक्सपेक्टेड टू सेट कैंपसेस इन इंडिया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। अभी तक तो होता था कि लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, अब ये हो रहा है कि बाहर वाले खुद ही जो है यहाँ पे आ रहे हैं। देन फर्दर इम्प्रूव्ड प्रोफिशिएंसी एट फाउंडेशनल लेवल, परख 2024 का जो डेटा दिखाता है कि 39% से 57% इन लैंग्वेजेस एंड 42 से 65% इन मैथमेटिक्स। चलिए, देन फर्दर इट टॉक्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर, तो ये दिखाता है अच्छी, यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाता है आपका 37% का ड्रॉप इन IMR। IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, है ना, ओवर द पास्ट डेकेड, अगर एक पूरे डेकेड की बात करें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है 1976 में, जहां 49.7 थी, नाउ इट इज एट 70.3, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि कितने साल जो एक व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो वो कितने साल तक जिएगा। एंड ड्रॉप इन IMR का मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, कि अगर एक बच्चा मतलब इफ देर आर 1000 लाइव बर्थ, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो है कितने बच्चे जो हैं वो अगर वो फेटल होते हैं, तो वो दिखाता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, चलिए, देन इट स्पीक्स ऑफ इंक्रीज इन न्यूट्रिशन इनटेक पर कैपिटा, उसमें कैलोरीज एंड कैलोरीज से आगे बढ़ के अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि प्रोटीन के बारे में बात करता है। और दोनों में ही देखिए आप, रूरल अर्बन दोनों ही एरियाज में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है बिटवीन 2009-10 एंड 2023-24। ठीक है, तो राइजिंग न्यूट्रिशनल इनटेक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइनिंग, IMR टुगेदर क्या पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स, जो सर्वे कह रहा है, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट्स इन पॉपुलेशन हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, चलिए, फर्दर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड हेल्दियर लाइफस्टाइल क्या बात कर रहा है कि ईट राइट कैंपेन, खेलो इंडिया, आज से थोड़ा कम कैंपेन, स्टॉप ओबेसिटी, फाइट ओबेसिटी कैंपेन, इस तरीके से चलाए गए सरकार ने, है ना। फिर फर्दर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI ड्रिवन रिफॉर्म्स एट एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली एंड PGI चंडीगढ़, है ना। फिर साथ में ई संजीवनी, AI बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग, ये इसमें मतलब टेक्नोलॉजी का बेसिकली इंटीग्रेशन, ये अवेयरनेस का, ये टेक्नोलॉजी वाला। एंड मेंटल हेल्थ कॉम्बैटिंग डिजिटल एडिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये तो जो है आजकल, अब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो स्क्रीन को इतने एडिक्टेड हैं कि मतलब दे कांट इवन हैव देयर मील विदाउट अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनको फोन चाहिए, उनको गैजेट चाहिए, उनको जो है टैब चाहिए, टीवी चाहिए उनको, है ना। तो सेफ इंटरनेट गाइडलाइंस, प्रज्ञात फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीन टाइम प्लानिंग फॉर डिजिटल एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR की गाइडलाइंस स्क्रीन टाइम लिमिट्स पे, ऑनलाइन सेफ्टी पे, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए 2025, है ना। एंड टेलीमानस 24/7 नेशनल एंड मेंटल हेल्पलाइन। ठीक है, दैट इज 14416। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, खैर स्टेट पीसेस वाले ऐसे ज्यादा पूछते हैं, UPSC कम पूछता है, 14416 टेलीमानस। चलिए, फर्दर फिर ये कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर किया गया, आयुष आरोग्य मंदिर जो हैं वो बढ़ाए गए, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड किया स्टेट्स को नियरली 3.78 लाख, एंड आयुष्मान भारत कार्ड जो हैं वो जनरेट किए गए। ऑल राइट, देन फर्दर नेक्स्ट चैप्टर 12 एम्प्लॉयमेंट और स्किल के ऊपर बात करता है, गेटिंग स्किलिंग राइट। ऑल राइट, शुरुआत कैसे करता है, कैटलाइजिंग जॉब ग्रोथ के लेबर मार्केट डायनेमिक्स की बात करता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ही दिखाता है कि ये यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टैंड करते करते ये यहाँ से ये बढ़ता हुआ दिखता है, ये दिसंबर का लास्ट का डेटा 56.1 पे। ठीक है, और Q2 में कहाँ दिखा रहा है ये 55.1, जो ये लास्ट में दिसंबर में चला जाता है 56.1, सो दैट इज अ गुड थिंग, LFPR आपका इंक्रीज हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें गिरावट दिखा रहा है ये, कि आपका ये Q2 FY26 का 5.2% एंड ये दिसंबर में 4.8%। ठीक है, देन फर्दर लेबर कोड्स के बारे में सरकार जो है काफी समय से कोशिश कर रही थी इनको इम्प्लीमेंट करने की। सो 29 लेबर कोड्स को कंसोलिडेट किया गया इनटू 4 लॉज
21 नवंबर 2025 को इनैक्ट हुए, है ना। कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इससे फॉर्मलाइजेशन को बूस्ट मिला, सोशल सिक्योरिटी इनहैंस हुई, फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, फर्दर इनकम्स में ग्रोथ की बात की जा रही है, ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन। तो ये ओवरऑल जो है लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन से सर्वे बात करता है कि जो बेटरमेंट हुई है। फर्दर बोल रहा है फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है। अब ये डेटा देख लीजिए, आपके सामने है कि इंक्रीज फीमेल एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये होता है कि जितने लोग जो हैं वो काम मतलब जितनी जो जनसंख्या है उसमें से कितने जो लोग, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कितने लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में, मतलब दे आर आस्किंग फॉर वर्क, राइट, दे आर आस्किंग फॉर वर्क। हो सकता है काम मिला या ना मिला, वो एक उसमें अलग क्राइटेरिया होता है, वो मिला या नहीं मिला बात की बात, लेकिन एटलीस्ट दे आर आस्किंग फॉर इट, राइट। सो 17-18 में ये था 23.3%, 2023-24 में बढ़ के हो गया 41.7% एज पर दी एनुअल PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24। फिर फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ, 5.6 के गिर के 3.2%, ठीक है, 2017-18 से 2023-24 का डेटा। फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर की बात करता है और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करता है। सखी निवास, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड थोजी हॉस्टल तमिलनाडु, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स। देन फर्दर गेटिंग द स्किलिंग राइट में क्या बात कर रहा है कि भाई इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल। देखो ये ना हमेशा से एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रहा है पास्ट में कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए और एकेडमिया जो स्किल्स के साथ वर्कफोर्स प्रोड्यूस करता है उसमें मिसमैच होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वी हैव अपग्रेडेड द ITAs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखो आज की डेट में ना इट्स मोर अबाउट स्किल। आपकी डिग्री जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, आपके पास स्किल क्या है वो प्राइमरी हो जाता है। अगर आपके पास बहुत बड़ी डिग्री भी है, आपके पास स्किल नहीं है, तो देन यू आर ऑफ नो यूज टू द इंडस्ट्री, राइट। देन फ्लेक्सी MOU स्कीम लेकर आए, जहाँ पे 10,000 ट्रेंड बाय प्रोमिनेंट एंटरप्राइजेस लोगों को किया गया, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, है ना, कि ये सारा ट्रेनिंग वगैरह अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया गया, रोजगार मेले जो है उनका आयोजन किया गया। देन इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्किल वाउचर्स, मॉडल स्किल लोन स्कीम और साथ साथ स्किल इम्पैक्ट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC, ठीक है। तो ये फाइन डिटेल्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। देन फर्दर चैप्टर 13 रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस क्या बोलता है, फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप। दिस कैन बी अ गुड टैगलाइन, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए सर्वे में एक फायदा क्या होता है कि एक तो आपको डेटा मिल जाता है, डेटा के साथ साथ आपको जो है बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसा बहुत सारा फॉर्डर मिल जाता है जो ना आप डायरेक्टली भी अपने मेंस में यूज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ये अलग अलग चीजें दिखाता है कि इंडिया का प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 5.3 से गिर के चला गया 3%, वर्ल्ड बैंक डेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छा ग्रो किया, एनहांसिंग रूरल कनेक्टिविटी, 99.6 एलिजिबल habitations have been provided with connectivity, हर घर जल, 81% rural households have a tap water connection and housing for all, कितने 2.9 करोड़ हाउसेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत। देन फर्दर टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स, 3.28 लाख विलेजेस को मैप किया गया, ये आपका स्वामित्व कार्ड्स के साथ इसको। देन नमो ड्रोन दीदी, 500 ड्रोन प्रोवाइड किए गए, लेवरेज किया टेक्नोलॉजी को, रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर। फिर स्किल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टेट लेड स्किल प्रोग्राम, किसके लिए, ऑब्वियसली ग्रामीण की बात कर रहा है तो रूरल पुअर यूथ, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, रिटेंशन, प्रोग्रेशन एंड थर्ड पार्टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन, है ना। तो ये सारा अपस्किलिंग वगैरह की यहाँ बात कर रहा है। देन लास्ट में पार्टिसिपेटरी बजटिंग, सामर्थ एप्लीकेशन, मेरी पहचान ऐप एंड ई ग्राम स्वराज। तो ये अलग अलग अप्रोचेज जो हैं यहाँ पे दिखा रही हैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट। देन फर्दर हार्नेसिंग सोशल कैपिटल डे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके अंदर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड वेज वर्क वाया वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। कितने 9 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो हैं वर्क टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड स्टेबल इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड्स, राइट। तो ये सारा जो है इसमें पर्टिकुलरली ये बात करता है। देन 14 चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इन इंडिया एंड द वे फॉरवर्ड। देखो दिस इज वेरी क्रूशल, हर नेशन जो है इसमें वो इट इज ट्राइंग टू टेक द लीप फॉरवर्ड, है ना, एंड सो इज द केस विद अस आल्सो।
तो क्या बोल रहा है कि ट्रेड ऑफ क्या है भारत के लिए, नेविगेटिंग कंस्ट्रेंट्स फॉर पॉलिसी चॉइसेस के फ्रंटियर वर्सेस एप्लीकेशन ट्रेड ऑफ के स्केल और कंट्रोल, सॉरी स्केल एंड कंट्रोल और लोकल अलाइनमेंट। सो देयर आर फ्यू फर्म्स ग्रेटर एआई कैपेबिलिटी फ्रंटियर में, एप्लीकेशन में सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डाइवर्स सेट ऑफ फ्रेम्स, किस तरीके से देखना है। देन स्केल वर्सेस इंक्लूजन अनदर ट्रेड ऑफ है ना, कि प्रोडक्टिविटी या अब्जॉर्प्शन, कि देखो जितना अडॉप्ट करते हैं उसमें देखने को मिलता है कॉस्ट रिडक्शन एंड हाइयर प्रोडक्टिविटी, सो इट कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर्स ऑन योर कॉस्ट। लेकिन इधर लेबर ऑगमेंटेशन, स्लोअर डिफ्यूजन, इनके इंक्लूजन के बारे में वो भी एक ट्रेड ऑफ है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मोटी मोटी जो सर्वे यहाँ बात कहने की कोशिश कर रहा है, अगर 100 बातों की एक बात बोलूं कि इसमें बैलेंस करना पड़ेगा, हमारी इतनी जनसंख्या है, इतनी हमारी लेबर फोर्स है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, ऑलमोस्ट अमंग्स द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एंड डेमोग्राफिक बल्ज है। डेमोग्राफिक बल्ज का मतलब कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट तो ये हमारे लिए ट्रेड ऑफ्स हैं। देन फर्दर प्रोप्राइटरी वर्सेस ओपन के कंपेटिटिव एज या फिर ओपननेस, सो इंसेंटिव टू इनोवेट पुशिंग फर्दर फ्रंटियर्स, प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स में सबके लिए है, अडेप्टेबिलिटी का फायदा है। फिर डेटा सेंटर्स को स्केल किया जाए वर्सेस लोकल कंप्यूट, तो अगेन सेंट्रलाइज स्केल का अपना फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंसी का अपना फायदा है कि जो स्मॉल स्केल्स हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड रेगुलेशन वर्सेस इनोवेशन, कि ठीक है आपको थोड़ा फ्री इकोसिस्टम, फ्री हैंड देना पड़ेगा ताकि इनोवेट हो पाए, लेकिन आप उसको अनरेगुलेटेड भी नहीं छोड़ सकते। सो सेफ्टी एंड ट्रस्ट और सस्टेनिंग इनोवेशन, सो दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगेन वही जो मैं आपको कह रहा था कि दिस इज अबाउट यू नो हाउ फाइन यू आर एबल टू बैलेंस इट आउट, कि आपको ये बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ये सरकार के लिए एक हमेशा चैलेंज रहेगा ही रहेगा। चलिए देन फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करना, रीडिफाइनिंग एजुकेशन एंड वर्क, सो ये कह रहा है हाई स्कूल, अर्न एंड लर्न, यूनिवर्सिटी, कि सभी तरफ जो है आपको ध्यान दे के हाई स्कूल से उसके बाद अर्न एंड लर्न, अप्रेंटिसशिप्स प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करना जो फ्लेक्सिबल हो, इंटीग्रेटेड हो, क्रेडिट बियरिंग पाथवेज, स्टार्ट अर्ली, बिल्डिंग एक्सपीरियंस विद एजुकेशन, के देखो जो अब आज वाली ये पीढ़ी है इसके लिए तो जो है एआई में इसको हमें सक्षम कैसे करना है उसके लिए पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो हाई पोटेंशियल अंडर स्टाफ सेक्टर्स रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज, चाहे हाई स्कूल है, मेटल वर्क है, अर्ली एजुकेशन, culinary आर्ट्स है, फ्यूचर रेडी सिस्टम्स जहाँ पे लर्निंग जो एक्सपीरियंस जो है एम्फेसाइज किया जाए, एम्फेसाइजिंग एक्सपीरियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर जस्ट कॉग्निटिव स्पेशलाइजेशन, के सिर्फ जो है स्पेशलाइजेशन नहीं, एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो वो सारा कुछ जो है अडेप्टिव कैपेबिलिटीज में हमें चाहिए ही चाहिए। चलिए फर्दर क्या कहता है, डेटा एज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा फ्रेमवर्क, सो ट्रस्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज एंड डोमेस्टिक वैल्यू रिटेंशन, सो 1 बिलियन कनेक्टेड पीपल, वी हैव वायरलेस ब्रॉडबैंड एंड एसेट है ये मैसिव ह्यूमन डेटा दैट इज जनरेटेड है ना, कोर फॉर एआई फैक्टर। देखो सीधी सीधी बात है भाई, एआई क्या है, वो जो है आप से ही इनपुट्स ले लेकर जो है सीख रहा है, अपने आप को और रिफाइन करता जा रहा है। तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे, जितना ज्यादा डेटा होगा, जितने ज्यादा जो है उसका इंटरेक्शंस होंगी, उतना ये रिफाइन करता जाएगा अपने आप को। इसलिए आप देखो ना, चाहे जितने भी बड़े दुनिया के ऐसे कंपनीज हैं जो एआई मॉडल्स रन कर रहे हैं, वो सारे जो हैं भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे जो हैं भारत के साथ डील कर रहे हैं, है ना। चलिए देन 3 कोर ऑब्जेक्टिव डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क के लिए जो सर्वे बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला एक तो प्रिजर्व ओपननेस, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो, दूसरा एंश्योर ओवरसाइट, ऑडिटेबिलिटी नॉट ऑडिबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी यानी कि उसको जो है ऑडिट किया जा सके, हमारा डेटा सुरक्षित रहे, हमारे हाथ में ही रहे, गलत हाथों में जो है ना पड़े, एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट, सो दैट इज वेरी क्रूशियल। थर्ड, रिटेन डोमेस्टिक वैल्यू, बिल्ड इंडियाज एआई कैपेबिलिटीज। देखो सारा अगर जो है डेटा जेमिनी के पास ही जाएगा, ग्रॉक के पास ही जाएगा, चैट जीपीटी के पास ही जाएगा, परप्लेक्सिटी के पास ही जाएगा, एटसेट्रा, जितने और ऐसे आपके चल रहे हैं मॉडल्स, तो वो तो उनको फायदा पहुंचाएगा ना। व्हाट अबाउट इंडिया, भारत के जो डोमेस्टिक हमारे एआई कैपेबिलिटीज हैं उनका क्या? ठीक है, मैं इससे अग्री करूंगा कि इस लेवल पे तो नहीं है हम,
बट फ्यूचर में तो वी मस्ट एस्पायर टू ग्रो, राइट। तो ये डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिकली भी सोच के देख लीजिए कि 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो हैं उनसे रिलेटेड डेटा है, ठीक है, उसमें बच्चे बुजुर्ग भी हैं लेकिन डेटा सबसे रिलेटेड है ही है। चलिए फर्दर देन इट टॉक्स ऑफ वैल्यू रिटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक डेटा, जो है इज वेरी क्रिटिकल, इस बारे में बात करता है कि यूजिंग डोमेस्टिक डेटा टू सॉल्व इंडियाज डेवलपमेंटल चैलेंजेस। देखो डेटा कहते हैं ना इज द न्यू ऑयल, डेटा आपके पास है तो आप उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस से जो है आप बहुत सारी चीजों के जवाब, बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन जो है उन पे भी काम कर सकते हैं। सो चाहे हेल्थ केयर का डेटा है, एजुकेशन का है, एग्री का है, ये सारे वैल्यूएबल फैक्टर इनपुट्स हैं फॉर ट्रेनिंग सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल्स। सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल का मतलब हो गया एआई मॉडल, ठीक है, कि वो मॉडल जो है हम मान लो हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसको जो है लेट्स सपोज एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, उस सेंस में बात की गई है। देन फर्दर सेक्टर स्पेसिफिक एआई की जरूरत क्यों है, ताकि हम फुलफिल कर सकें, गैप्स को क्लोज कर सकें इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टैलेंट, एनहांस कर सकें प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड एड्रेस कर सकें हमारे जो भारत के चैलेंज हैं वो जमीनी स्तर से बॉटम्स अप। Then menu-based compliance for domestic value creation, local training of models, running upskill programs और skilling करना, and financial contribution towards domestic research and development, ठीक है। So regulating via incentives, देखो this is a good tagline again कि regulate कर रहे हैं लेकिन किसके थ्रू, incentives के थ्रू, जैसे हम चाह रहे हैं उसको थोड़ा डेवलप करवाना, राइट। सो फोकस ऑन पॉजिटिव इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक कैपेसिटी, reduced audits, faster clearances, and state lever access to government data sets and incentives। एक बात मत भूलो, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, इट हैज ह्यूज डेटा एट इट्स डिस्पोजल, हमारे नागरिकों का इनके पास अच्छा खासा डेटा जो है, राइट, दैट कैन ऑल्सो बी लेवरेज टू ट्रेन दी डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम। चलिए देन लास्ट फर्दर 15वां चैप्टर, अर्बनाइजेशन, मेकिंग इंडियाज सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन। अब देखो ये जो एक फंडा है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है पास्ट में भी हो रहा था, अभी भी जो है ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो हमें दिखाई पड़ता है कि बेहतर आर्थिक अवसर यानी कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग जो हैं वो दे आर कंटिन्यूइंग टू कम टू सिटीज, नॉट ऑल सिटीज बट फिर भी, ठीक है। तो उसके चलते जो है ये शहर जो है इनकी हालत जो है वो वी ऑल नो, हमने देखा अर्बन फ्लडिंग से लेके अर्बन ट्रैफिक कंजेशन से लेके एयर क्वालिटी इंडेक्स के इश्यूज से लेके टू व्हाट नॉट। तो ये उस बारे में बात करता है कि कैसे इसको जो है ढंग से क्या किया जा सकता है। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमी इज अंडरपिन द लॉजिक ऑफ अर्बनाइजेशन, कि आपको सारा कुछ जो है वो कट्ठे कट्ठे एक ही जगह पे एग्रीगेटेड मिल जाता है। एफिशिएंट वर्कर, नॉलेज स्पिलओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड इनपुट्स, तो इससे फायदे भी होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इम्प्रूव्ड फर्म डायनामिज्म एंड स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटकम्स। तो ये कहते हैं कि सर्वे कहता है कि देखो इसके फायदे तो डेफिनेटली है ही है, राइट। फिर फर्दर ये कहता है फ्री एफएसआई अक्रॉस इंडिया सिटीज इज लोअर इन मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। देखो ये वैसे कंपैरिजन चलो मतलब कितना रेलेवेंट है आई कांट से, ये कंपैरिजन बेसिकली ये देखो, ये मोटा मोटा बताता हूँ, ये कह रहा है कि भारत के शहरों में जितनी जगह है, ठीक है, जितनी जमीन है, उस जमीन में कितना आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, कितना फ्री स्पेस छोड़ा है, उसको कंपेयर करता है ये एफएसआई। एफएसआई बेसिकली है क्या, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये इन्होंने कहीं लिखा भी होगा, एक मिनट, ये हाँ ये लिख भी रखा है देखो नीचे, एफएसआई ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कुछ नहीं है, ये बताता है कि कितना आपके पास ओवरऑल लैंड जो है अवेलेबल था और उस लैंड में से आपने कितना जो है उसमें बिल्ड कर दिया, बिल्टअप एरिया जो है उसमें कितना है। बिल्टअप का मतलब हो है उसमें आपने ऐसे मान लो कि लेट्स सपोज ऐसे मान के चलो कि आपके पास मान लो 1 एकड़ जमीन है, तो उस 1 एकड़ जमीन में से कितनी जमीन आपने जो है आगे पीछे खाली छोड़ी। अगर आपने वहां पे एक बंगला बना दिया, ठीक है, या एक फार्म हाउस बना दिया, तो आपने कितना जो है उसके अंदर बिल्ड कर दिया इंफ्रा, और कितना जो है उसमें आपने जमीन जो है वो छोड़ी एज इट इज। तो वो किससे देखते हैं हम, एफएसआई से, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो जितना बढ़ता जाएगा ना उतना आपने जमीन जो है वह कम छोड़ी। तो ये क्या कह रहा है कि भारत के शहरों में अगर हम देखें तो वो अभी फिर भी लोअर है एज कम्पेयर टू जो मेजर शहर ये बोलते हैं दुनिया के अक्रॉस।
जैसे ये सिंगापुर, टोक्यो, डेनवर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, हांगकांग, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, शंघाई, साओ पालो, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, थाने, ठीक है। ये इन्होंने सारे इनको यहाँ दिखा दिया कि ये तो अभी भी लोअर ही है, बट चलो ठीक है लोअर ही है, बट भाई हमारे अभी हाल तो देख ही रहे हैं ना हम शहर का, तो ये बट चलो ठीक है, ये डेटा थोड़ा याद रख लेना कि हाँ दीज आर बेटर के, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये सारे शहर जो हैं इन ग्लोबल सिटीज से बेटर है। देन अनलॉकिंग लैंड प्रोडक्टिविटी विद रिड्यूस अर्बन sprawl, sorry, unlocking land productivity will help reduce urban sprawl, है ना। तो increasing FSI at scale across the cities, improving land titling for ease of transactions, government measures, भू आधार, national generic document registration system, और reducing development control regulations, ये सारा कुछ जो है waste management sanitation उसके लिए। चलिए फर्दर टैकल मोबिलिटी इश्यूज, तो ये क्या बता रहा है कि देखो जैसे 2024 का यहाँ पे ये डेटा देता है, और ये क्या बोलता है कि बैंगलोर के अंदर या बेंगलुरु के अंदर, मुंबई के अंदर, नई दिल्ली के अंदर कम्यूटर्स जो हैं 117 घंटे, 103 घंटे और 76 घंटे रिस्पेक्टिवली बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में उनके खत्म हो गए, दे लॉस्ट ड्यूरिंग रश आवर्स, के इतने जो हैं आवर्स उनका ट्रैफिक में फंस के रश आवर्स में नुकसान हुआ, ठीक है। So in recent years, India has witnessed a massive expansion in public transport, metros, RRTS and e-buses. और क्या measures लिए गए improve करने के लिए इन outcomes को? So the survey says augment and digitize bus fleets, finance first e-bus deployment, e-bus ये थोड़ा green वाला जो वो बिजली वाला है ना, electric वाला, then mainstream last mile and shared mobility, pooling वाला, ऐसे इकट्ठे चले जाएं लोग सारे, है ना, and TOD, transit oriented development and value capture around stations. Further manage demand where geometry is most binding through congestion pricing and parking मैनेजमेंट। तो ये मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि किसके लिए, मोबिलिटी इश्यूज को टैकल करने के लिए, ठीक है। ऑन ग्राउंड कितना आपको दिखता है, यू नो बेटर, आपके अपने शहरों में आपको पता होगा। चलिए देन फर्दर इट टॉक्स ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वेस्ट मैनेजमेंट में, डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन, 2.5 लाख व्हीकल्स नेशन वाइड, जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स, है ना, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स इन मेनी सिटीज, एंड वेस्ट प्रोसेसिंग जो है उसमें 2014-15 में 16%, 24-25 में 80%, ठीक है, नहीं तो फिर वो डंप होता है सारा। देन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टूवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट, द केस ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी बताता है ये कि भारत की जो सबसे स्वच्छ सिटी है दैट इज इंदौर। तो क्या बता रहा है, पेनल्टीज अच्छे से लागू की गई, सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स किया गया, वो सुनते हो ना कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सूखा कचरा और गीला कचरा उसको अलग करो। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन, नुक्कड़ नाटक, रेडियो शोज से रीइंफोर्स किया मैसेज को। ओथ टेकिंग बाय स्कूल स्टूडेंट्स के, ये थोड़ा इसमें हेल्प हो जाएगा कि बच्चा जाके अपनी माँ को या अपने घर वालों को बोलेगा कि ये ऐसे मत करो, है ना, स्कूल में मेरे को ओथ दिलाई। चलो कितना इफेक्ट पड़ेगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू रीइंफोर्स, है ना। देन लीडरशिप बाय इन रिलीजियस एंड लोकल लीडर्स को भी मोबिलाइज किया कि इसके थ्रू भी मैसेजिंग जो है वो की जाए। तो ये सारा ये कहता है सर्वे के इट्स वर्कड इन मेकिंग इंदौर इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, के जो ये इंदौर भारत का सबसे साफ शहर के तौर पे उभरा, उसमें ये सारे जो हैं काम में आई चीजें, ठीक है। चलिए फर्दर नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स क्या बता रहा है फ्यूचर सिटीज के, कि देखो कई सारी चीजें हैं, जैसे स्टार्टिंग विद टाइम एज द सेंट्रल अर्बन रिसोर्स, streets as social infra, encouraging creative density, इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मेलिटी, गवर्नेंस जो इनेबल करे लोगों के पार्टिसिपेशन को, एंड सिटीज जो इंस्पायर करें इमेजिनेशन। तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे सिटीज जो हैं वो ना सिर्फ लिवेबल भी होंगे, दे विल बी वर्किंग फॉर अस, दे विल बी वर्किंग वेल फॉर अस, राइट। तो दिस इज हाउ इट टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए तो इसके साथ ही जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे का, दैट इज चैप्टर 15। इसके सारे पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए, एंड विद दैट वी कम टू एन एंड। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू रुद्रनॉमिक्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त देख रहे हैं, और अगर आपने इसका पार्ट 1 देखना है तो प्लीज गो एंड चेक आउट रुद्रनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। आपको जो है यूट्यूब पे रुद्रनॉमिक्स सर्च करना है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और ये आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो मिल जाएगा इस तरह से, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के नाम से, पार्ट 1 इसका, चैप्टर 1 से 8 यहाँ डिस्कस किए थे। और डेली हम एडिटोरियल एनालिसिस जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आपके रिलेवेंट आर्टिकल्स आते हैं
मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए ऐसे ही मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो है हम एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी रन करें। इफ यू वांट कि हम एमसीक्यू सीरीज रन करें स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए मायने रखता है। इट हेल्प्स अस ग्रो, इट हेल्प्स अस नो कि व्हाट इज द फीडबैक एंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ एग्जैक्टली वी कैन हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।